हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति की। और इस क्रांति में राजस्थान की क्या भूमिका रही। देखिए, हमारे सिलेबस में राजस्थान जो पीटीआई का जो सिलेबस अगर हम देखें तो राजस्थान में क्रांति की जो भूमिका रही उसकी हमें विशेष चर्चा करनी है। लेकिन साथ साथ हमें, क्योंकि इस क्रांति की शुरुआत भारत से पढ़नी पड़ेगी, भारत से शुरुआत इसकी मानी जाती है, होती है, तो वहां से हम इसके तार जोड़ के और फिर राजस्थान की तरफ आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की भूमिका जो 1857 क्रांति के दौरान रही थी। क्या भूमिका रही थी, उससे पहले आपको यह जानना है कि इस क्रांति के कारण क्या थे। क्रांति के कारण जो हैं वो 3 आधारों पर बांटे गए हैं। देखिए, एक है क्रांति के सामाजिक कारण, एक उसके आर्थिक कारण और दूसरा उसके धार्मिक कारण। इन तीनों कारणों को आपको मैं डिटेल से समझाता हूं। क्रांति के अगर हम सामाजिक कारणों की बात करें तो क्रांति के पीछे देखिए क्या है। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई है। व्यापार करते करते उसने भारत पे प्लासी और बक्सर के युद्धों को जीतकर और बंगाल पर और धीरे धीरे पूरे भारत पर भी कब्जा कर लिया है। भारत के सभी उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदकर उसे इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में तैयार करके भारत के ही बाजार में महंगाई पर बेचा जा रहा है। तो कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद चल रही है। अब साथ साथ में व्यापार करते करते अंग्रेजों ने सुधार के लिए कुछ चीजों को सही करने की कोशिश की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे भारत के समाज में सती प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक बुराई हुआ करती थी, जो कि काफी लंबे समय से, जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं 510 ईस्वी में भानुगुप्त के समय के एरण अभिलेख से। उस समय से जो सती प्रथा जो है भारत में प्रचलित थी और सदियों से चली आ रही इस सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो काम तो ये अच्छा था, क्योंकि एक सामाजिक बुराई को, जो महिलाओं के प्रति एक बुराई थी, उसे दूर करने का अंग्रेजों ने प्रयास किया। लेकिन भारतीय समाज के मन में जो एक रूढ़िवादी समाज, अगर हम कहें कि जो सोच जो हमारी सदियों से चली आ रही है, जिसको हमने धर्म से जोड़ के रखा है कि भाई सती हो गई अगर कोई महिला तो हम उसे माता का दर्जा देंगे, तो उस एक सोच पर, उस एक सामाजिक सोच पर जो है अंग्रेजों ने क्या किया, प्रहार किया, आघात किया। तो एक ये कारण रहा जिसकी वजह से लोगों के मन में गुस्सा था। काफी लंबे समय से यह गुस्सा था, बहुत लोग इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस बारूद को सुलगा सके, लेकिन कहीं से शुरुआत इसकी नहीं हो पा रही थी। तो गुस्सा एक सामाजिक कारण बहुत बड़ा था इसके पीछे भी। दूसरा, आर्थिक कारण अगर हम देखें तो आर्थिक कारण तो मैंने आपको बताया, भारत के उद्योग धंधे व्यापार पूरी तरह क्या हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। भारत में बेरोजगारी और भुखमरी की नौबत चल रही थी, तो आर्थिक कारण भी इसके पीछे रहा। दूसरा, अगर इसको क्रांति जिसने शुरू की सैनिकों ने, अगर उससे जोड़ के देखें तो वहां भी आर्थिक कारण है। हालांकि सैनिकों का आर्थिक उद्देश्य से क्रांति करने का कोई जो मकसद नहीं था कि भाई हम लोगों को अंग्रेजों से कम सैलरी मिलती है इसलिए हम क्रांति कर रहे हैं, ऐसा कोई उनका जो सोच, उसका कोई उद्देश्य उसका इसके पीछे नहीं था। आर्थिक कारण, यहां हम जिन कारणों की बात कर रहे हैं वो पूरे भारत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि क्रांति एक सम्मिलित प्रयास था जिसकी शुरुआत सिपाहियों ने की थी, लेकिन बाद में सहयोग सभी ने किया। और तीसरा जो कारण आता है वो आता है धार्मिक कारण। धर्म से जोड़कर गाय और सुअर की चर्बी जैसे कारतूस, जिसे कि इस क्रांति का तत्कालिक कारण कहा जाता है। गाय और सुअर की चर्बी, गाय का मांस हिंदुओं के लिए और सुअर का मांस मुसलमानों के लिए मुंह में रखना बिल्कुल वर्जित है। और ऐसी चर्बी वाले कारतूस जब इनफील्ड राइफल में अंग्रेज सरकार ने भारतीय सिपाहियों के हाथ में थमा दिए, तो ये उनके धर्म पर सीधी क्या हो रही थी, चोट हो रही थी। इसलिए धार्मिक कारण भी इस क्रांति के पीछे रहे थे एक बहुत बड़ी वजह के रूप में। तो ये हमारे 3 कैटेगरी के कारण जो हैं इस क्रांति के पीछे रहे हैं। आगे बात करते हैं, अब इस क्रांति के परिणाम क्या निकल के आए। देखिए, शुरुआत मैं कारण और परिणाम से कर रहा हूं, फिर हर एक छावनी पर हम पूरे राजस्थान की डिटेल पर चलेंगे। पहले कुछ जनरल वे में इसकी बात पढ़ लेते हैं। परिणाम क्या रहे। क्रांति हुई, बहुत बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन असफल रही।
सफल नहीं हो पाई। सफलता और असफलता के बीच में जो एक कारण रह गया जिसकी वजह से हम इस क्रांति में असफल रहे, उनमें कई कारणों का नाम आता है। जैसे एक तो देशी राजाओं का सहयोग जो है वो विद्रोहियों के साथ ना होकर किसके साथ था, अंग्रेजों के साथ। अपनी सेनाएं भेज भेज कर इन लोगों ने मदद की है। दूसरा कारण रहा कि भारतीय सिपाहियों में एकता की, एक संगठन की कमी रही। तीसरा, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो हैं, उनका अभाव रहा। और एक बड़ा कारण यह रहा कि एक उचित इनको निर्देशन, एक सही गाइडेंस इनको नहीं मिल पाया। उस कारण से भी ये क्रांति असफल रही। देखिए, गाइडेंस का मिलना जीवन में जरूरी है। केवल जो है एक शिक्षक का दायित्व, अगर मैं शिक्षक के ऊपर ही बात लूं तो एक टीचर का दायित्व केवल ये नहीं है कि बस पढ़ा दिया, रटा रटाया जो था उसको समझा दिया गया, बोर्ड पे लिखा था, लिख के बता दिया गया, समझा के और अपना काम फ्री कर लिया गया। एक असली शिक्षक वो है जो बच्चों को सही गाइडेंस दे, उसे ये बताए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं। बच्चा तैयारी कर रहा है एलडीसी की, हम उसे तैयारी करवा रहे हैं, यूपीएससी की चीजें उसको लिखवा रहे हैं, पेपर में आएगा बहुत कम और हम पढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, बच्चा कंफ्यूज रहेगा और ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा के चक्कर में वो कम से भी जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि आप जिस तैयारी के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, कहां तक इसको पढ़ाना है। बच्चा तो एक कोरा घड़ा है, एक कोरा कागज है, उसे पता थोड़ी है कि कहां और कितना और क्या पढ़ना है। अगर ये पता होता तो वो शिक्षक होता, वो स्टूडेंट क्यों होता। तो ये भूमिका भी एक शिक्षक की है। और आप यकीन बता रहा हूं, किसी की भी सफलता के पीछे अगर आप देखेंगे तो उस सफलता के पीछे केवल मेहनत नहीं होती, मैं बार बार यही बात बोलता हूं, केवल मेहनत नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक सही मार्गदर्शन, एक सही गाइडेंस, एक सही नीति, एक सही मैनेजमेंट भी होता है। जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, आप उनसे जब भी उनका इंटरव्यू देखेंगे, पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मेरा मैनेजमेंट मैंने सही किया, मैं इतने घंटे पढ़ता था, इतना सब्जेक्ट को इसको ध्यान दिया, इस तरह से मैंने मेरी ये पॉलिसी बनाई और तब जाके मैं सफल हुआ। तो केवल पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, सही पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो बात करें अगर इस क्रांति के परिणामों की, तो परिणाम जो निकल के आए वो क्या निकल के आए, देखिए। परिणाम आया सबसे पहला तो कि भारतीयों में एकता की भावना जाग गई। लोगों को यह पता चल गया कि अंग्रेजों से लड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हम सब लोग एक होकर किसी काम को करते हैं, संगठित होकर किसी काम को करते हैं, तो हम कुछ भी करने की हिम्मत रख सकते हैं। तो एकता की भावना का विकास हुआ, एक होकर हमने ये क्रांति की। इसके अलावा एक हो गए, राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर आई कि भाई अंग्रेजों को हमें भगाना है, देश को आजाद करवाना है। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी हम किसके परिणाम स्वरूप मानेंगे, क्रांति के परिणाम स्वरूप। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, महत्वपूर्ण परिणाम रहा ये। उस पर अब तक राज चलता था किसका, ब्रिटिश संसद का। ब्रिटिश संसद का कंट्रोल चलता था 1773 से ही। 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश संसद से। बक्सर की लड़ाई को जीतने के बाद जो पहला जो अधिनियम भारत में चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसी समय ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अब इस क्रांति के बाद में जब नया अधिनियम आया 1858 का भारत शासन सुधार अधिनियम, तो क्या किया गया कि इस ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को खत्म कर दिया गया, इनके कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। और ये कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब हो गया किसका, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का, या इंग्लैंड के सम्राट का, या इंग्लैंड की महारानी का। यानी अब वो डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसी के साथ साथ वायसराय नाम का एक नया पद भी सृजित किया गया, एक नया पद बनाया गया। अब तक गवर्नर जनरल जो चले आ रहे थे, उस गवर्नर जनरल के पद को खत्म किया गया और एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था वायसराय। और भारत का पहला वायसराय दोस्तों बनाया गया किसको, लॉर्ड कैनिंग को। याद रखें, पहले वायसराय के पद पर बैठने वाले कौन हैं, लॉर्ड कैनिंग हैं।
केवल पद का नाम बदला गया है और कुछ नहीं किया है, यहां तक कि इंसान भी नहीं बदला है। ये लॉर्ड कैनिंग ही इस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब क्रांति हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग ही क्रांति के समय गवर्नर थे और लॉर्ड कैनिंग ही क्रांति के बाद पहले वायसराय थे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल पद का नाम बदला है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्राम सेवक पद का नाम बदलकर हमने कर दिया ग्राम विकास अधिकारी। ड्यूटीज तो अब भी वही रहेंगी। अब ये थोड़ी है कि जिला कलेक्टर का काम शुरू हो जाएगा, काम अब भी वही है। बिल्कुल वैसे ही गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय कहलाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलते हैं हम इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। कैसे तो हमने देख लिया कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका प्रयोग किया गया। अब कब हुई और कहां हुई वो देखिए। पहली सैन्य घटना दोस्तों जो घटित हुई है, पहली सैन्य घटना जो घटित हुई है वो बैरकपुर की छावनी में। ये बंगाल में है बैरकपुर की छावनी, जहां 29 मार्च 1857 को सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह, एक सैनिक ने विद्रोह किया है। सैनिकों नहीं कहेंगे, एक सैनिक कहेंगे, क्योंकि यहां बाकी सभी सैनिकों ने उस एक सिपाही का साथ नहीं दिया। घटना क्या थी समझिए। 29 मार्च 1857 की बात है। यहां बंगाल में स्थित बैरकपुर की छावनी में एक नई बंदूक अंग्रेज सरकार की तरफ से प्रयोग में लाई गई। नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल की खास बात यह थी कि उसमें गोली को, राउंड को डालने से पहले उसे अपने दांतों से छीलकर उसके ऊपर का जो कवर था उसे हटाना पड़ता था, और उस कवर पर गाय और सुअर की चर्बी का एक कोई लेप, कोई एक कवर लगा हुआ था। ऐसी बात जो है सैनिकों को पता चली। तो भारतीय सिपाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे ज्यादातर या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए गाय और सुअर के जो मांस को मुंह में रखना है वो पूर्णतः वर्जित है, पूर्णतः हराम है, बिल्कुल पाप है। तो इसलिए उन सिपाहियों ने क्या किया, रात को ही ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम अगले दिन इस गन का जब डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और वहां उस मीटिंग में जो कट्टर एक हिंदू हैं, नाम है मंगल पांडे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इस काम के लिए मना करूंगा, तुम केवल मेरे साथ रहना, मेरे पीछे रहना। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही, मैं सबसे पहले मना करूंगा अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है भाई, सबने वहां नारा लगा दिया, मंगल पांडे आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब अगले दिन सुबह परेड ग्राउंड में मिले। अगले दिन परेड ग्राउंड में लेफ्टिनेंट बाग नाम का अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज, उन्होंने वहां पर उस गन का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया सिपाहियों को, और फिर कहा कि आओ और इस गन को यूज में लो, इसका डेमो करके देखो। तो मंगल पांडे खड़े हुए और उन्होंने मना किया कि मैं इस गन का प्रयोग नहीं करूंगा, और मैं ही क्या, हम में से कोई नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें आपने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जो है वो, उनका जो लेप है वो कारतूसों पर मिलाया है। अब इस बात को सुनकर लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज भड़क गए। उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मंगल पांडे ने गुस्से में जो है गोली चला दी, किस पर? लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। तो बड़ी एक घटना हो गई, गोली चल गई, एक बड़ा कांड हो गया, अंग्रेज अधिकारी पर गोली चल गई। मंगल पांडे को लगा कि सब लोग मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी, लेकिन इस घटना के बाद, गोली चलने के बाद मंगल पांडे जब पलट कर देखते हैं तो उनके पीछे के सभी सहयोगियों ने गायब नजर आते हैं। अगर वो उस दिन वहां साथ होते तो क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती, बैरकपुर की छावनी से। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मंगल पांडे अकेले रह गए और मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। याद रखें, 29 मार्च को मंगल पांडे ने ये घटना को अंजाम दिया है और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है। ठीक है, अगली चीज, भारत में अगर हम बात करें कि भारत में क्रांति का प्रारंभ, देखिए प्रश्न बहुत आता है, क्रांति का प्रारंभ, पहला ऑप्शन देते हैं बैरकपुर, गलत हो जाएगा। याद रखें, क्रांति का प्रारंभ, क्योंकि यहां बैरकपुर में जो हुआ वो एक व्यक्तिगत सिपाही का विद्रोह बनकर रह गया। क्रांति जो है एक बड़े पैमाने पर सबके संगठित सम्मिलित प्रयास से होती है। क्रांति का प्रारंभ हम मानेंगे किस छावनी से? मेरठ की छावनी से, 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857। और अब तीसरी जो लाइन है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सिलेबस में राजस्थान स्पेशली भूमिका के रूप में दे रखा है। तो राजस्थान में अगर हम क्रांति का प्रारंभ कहें तो फिर गलती से मेरठ मत कर देना, पहला ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होगी कहां से? नसीराबाद की छावनी से
28 मई 1857 को। तीनों घटनाएं आपके सामने हैं। 29 मार्च को जो घटना हुई वो बैरकपुर में हुई, 10 मई को मेरठ छावनी ने विद्रोह किया और 28 मई को इस क्रांति की शुरुआत हुई कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में क्रांति प्रारंभ। तारीख 28 होगी और जगह नसीराबाद होगी। याद रखना है आपको, दोनों बातें महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके बाद भारत के गवर्नर उस समय पर कौन थे? जैसा मैंने आपको अभी बताया, मिस्टर लॉर्ड केनिंग, जो कि क्रांति के बाद पहले वायसराय बना दिए गए, तो वो ही इस समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान हमें पूरा डिटेल में देखना है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगली लाइन है कि उस समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जो होते थे उनके नीचे हर प्रांत में एक एजीजी होता था। तो उस समय राजस्थान का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो कौन थे? मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये नाम आपको याद रखना है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। अगर उस समय पर हम बात करें कि मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे, तो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिसे आप बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जानते हैं। बाद में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, कैद में डाल दिया गया और वहीं रंगून में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हीं के साथ मुगल वंश का अंत हो गया। इन्हें अंतिम मुगल बादशाह भी कहते हैं। क्रांति के नेतृत्वकर्ता भी इन्हीं को बनाया गया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे और क्रांतिकारियों के द्वारा। अंतिम मुगल बादशाह, ठीक है, और साथ ही क्रांति का नेतृत्वकर्ता। तीन बातें याद रखनी है आपको बहादुर शाह जफर से कि क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, क्रांति के समय मुगल बादशाह को कहां नजरबंद किया गया, क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह जो है वो कौन था। तो ये तीनों बातें याद रखनी है। अब इसी तर्ज पर अगर हम चलें कि क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी, भाई भारत के बादशाह तो बहादुर शाह थे, इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो याद रखें क्वीन विक्टोरिया उस समय इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। तो ये एक प्रारंभिक बेस है आपकी 1857 की क्रांति से।